नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर सलाह देने के लिए अपनी एक टीम को भेजा है। इसमें मेडिकल विशेषज्ञ भी शामिल हैं। चीन ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब तानाशाह की सेहत को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के वरिष्ठ सदस्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को उत्तर कोरिया के लिए रवाना हुआ था। वहीं दक्षिण कोरिया के सरकारी अधिकारियों और एक चीनी अधिकारी के साथ संपर्क विभाग ने उन रिपोर्ट्स को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि किम सर्जरी के बाद गंभीर खतरे में हैं। और वहीं कोरोना के इलाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी अब मैदान में उतर गए हैं। नासा के इंजीनियर्स ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर तैयार किया है। इसका प्रयोग कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाएगा। वहीं नासा की तरफ से एक लैब में निदेशक माइकल वॉटकिंस ने बताया है कि वो अंतरिक्ष यान बनाने के विशेषज्ञ हैं, न कि मेडिकल उपकरणों के, लेकिन उनके पास बेहतरीन टीम है और इसके चलते वो डॉक्टर्स की सहायता लगातार कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि VITL प्रणाली से कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सकता है। ये उन मरीजों के लिए भी बेहतर होगा जिनकी तकलीफ बिना वेंटिलेटर के अचानक से बढ़ जाती है। कोरोना महामारी की मार लगातार पूरी दुनिया पर पड़ती हुई नजर आ रही है और कई ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय फंस गए हैं। ऐसा ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर फतेहगढ़ साहिब के वकील भरत वर्मा जी फंसे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। एडवोकेट भरत वर्मा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ हैं और किस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मैडम, मैं 12 मार्च को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया था थ्रू एशियन एयरलाइंस। उसके बाद मैं मेलबर्न सिटी में रहा कुछ दिन के लिए, ओकली में। उसके बाद मैं यहाँ पे भी इस टाइम मैं जिलोंग में हूँ। मेलबर्न से 60 किलोमीटर अवे है ये। तो पहले तो मेरा जो प्रोग्राम था वो शेड्यूल्ड नियर अबाउट 20 डेज का था। आफ्टर 10 डेज मुझे पता चला कि लॉकडाउन हो चुका है, सभी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मैंने एयर एशिया के साथ काफी संपर्क किया, लेकिन एयर एशिया वालों ने ना तो मेरा फोन पिक किया, ना कोई पेज पे कोई मुझे आंसर किया। मैं उनके ऑफिस गया, वहां पे वेरी फर्स्ट डे मेरे को एक लेडी मिले, तो उन्होंने बोला कि आप आज थोड़ा लेट हो, कल 10 से 12 के बीच में आप ऑफिस खुला होगा, आप कल आ जाना। मैं लगातार उसके बाद 3 दिन वहां पे जाता भी रहा, पर मुझे वहां पे कोई नहीं मिला। ऑफिस एक्चुअली वो बंद था, या कह लो कोई ड्यूटी पे था लेकिन प्रेजेंट नहीं था। ये सिस्टम रहा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप बाहर जाते हो, बिना किसी कारण जाते हो, तो आपको $1650 रुपये फाइन है। तो बार बार अगर वहां पे जा रहे थे तो एक ही जगह विजिट करने पर एक बार पुलिस ने भी रोका यहाँ पे। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप डेली यहाँ से निकल रहे हो, कि आप यहाँ पे क्यों बार बार आ रहे हो। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, जेन्युइन थी, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, उनको भी लगता है कि शायद ये जानबूझ कर आ रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट तो बंद है। फिर उन्होंने मुझे खुद कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप पेज पे ही डील करो। मतलब फाइन होते होते बचा, क्योंकि प्रॉब्लम जेन्युइन थी। वो मेरे साथ एयरपोर्ट तक भी गए, उन्होंने जाकर देखा एग्जैक्टली की बात यही है या कुछ और। एक जब मैं आया था तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आते हैं मैम, वो हमारी टिकट के साथ होती है। जैसे आज हमने यहाँ से चलना है तो उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, जब हम वापस आएंगे तब तक के लिए होती है। मैं भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आया था, लेकिन जब यहाँ पे लॉकडाउन के लिए फ्लाइट्स स्टक हो गई हैं, तो उनसे मैंने बात की कि भाई हमें क्लेम दिया जाए कि या फिर हमें कोई जो हमारी इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए। पहले 2-3 दिन तो उन्होंने फोन उठाया, वो हमें कंटिन्यूटी के लिए कहते रहे कि आज कल हमसे बात करते रहे। इन द एंड उन्होंने भी फोन उठाना छोड़ दिया। मेरे साथ मेरे मदर और मेरे अंकल आए हुए हैं। जो मेरे मदर हैं वो डायबिटिक पेशेंट है, जहां से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो भारतीय एम्बेसी से आपने संपर्क करने की कोई कोशिश की, उनसे किसी प्रकार से सहायता की मांग की? मैं आपको वही बताता हूँ, मुझे उनकी जो मेडिसिन थी, हम 1 वीक की एक्स्ट्रा लेकर आए थे, लेकिन मेडिसिन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मैंने इंडियन एम्बेसी के साथ संपर्क किया, मैंने CIG को उनके पेज पे जाके विजिट किया, उनको कॉल्स की, HC के साथ भी संपर्क किया। लेकिन बड़े दुख की बात है जी कि उनकी तरफ से हमारे साथ जो बरता जाने वाला रवैया था वो इतना ज्यादा गलत था, मैं आपको बता नहीं सकता।
मुझे तो एक बार तो मुझे यही लगा कि जैसे कि मैं कोई कल्प्रिट हूँ, मैंने कोई जुर्म कर दिया है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था। उन उन्हों जी वो तो ऐसे बात करते हैं, आप क्यों नहीं गए? जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो कि क्यों नहीं गए? टाइम रहते जाना चाहिए था। मुझे थोड़ी पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा या फ्लाइट्स रद्द हो जी जाएँगी। ये तो किसी को भी नहीं पता था। वो तो हमें एक मुजरिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, आपकी बात में जाके मैं कंप्लेंट करूँगा। देन हम्म। उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन एक आम इंसान के लिए तो उनका रवैया जो है बहुत ही गलत है। अच्छा, ये बताइए आप हमें कि जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं, या जहां पर आप हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई सहायता आपको मिल पा रही है? मैडम एक्चुअली मैं ना अपने मतलब मदर को और चाचा जी को अपने साथ लेकर आया था। मुझे ये था कि चलो अभी हमारी टर्न है। अब तक उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा है कि कोई एक बार इनको फ़ौरन घुमा कर लाते हैं। मेरे पास थोड़े एसेट्स थे, लेकिन वो भी कब तक हम जितने के लेकर आए, जितना अंदाज़ा था उससे थोड़े ज़्यादा लेकर आए थे, वो अब तक हमने यूज़ कर लिए। फिर मेरे को एक मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड थे वो मिस्टर विशु जी, विशु विधौन। ये वैसे तो पंजाब में पट्टी से रहने वाले थे, लेकिन 84 में ये बाजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नैनीताल के पास, वहाँ पर चले जी गए थे। अभी मैं वो फिर जब उनको पता चला कि प्रॉब्लम में है, फिर वो मुझे और मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हैं जी। अभी मैं उनके पास रह रहा हूँ। यहाँ पे जी गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। जो पंजाब में जो यहाँ पे गुरुद्वारा साहब हैं, वो फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये तो हमें मिसगाइड ही करते हैं। अगर इनके पेजेस पे विजिट किया जाता है, तो ये मतलब जवाब ही नहीं देते। मेरे को 10 दिन बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन का जवाब दिया था कि आप रजिस्टर हो गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एडवोकेट भरत वर्मा जी फंसे हुए हैं, और ना सिर्फ भरत वर्मा जी बल्कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। उनको सहायता की आवश्यकता है, और ऐसे में अपील हम बस यही करते हैं कि उन तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। थैंक यू मैम। मैं मीडिया का थैंक यू करना चाहता हूँ कि मीडिया ने मेरी आवाज़ जो है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुँचाने का एक ज़रिया मिला है मुझे, ताकि मैं अपनी बात गवर्नमेंट को कह सकूँ और अपने कंट्री वापस आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भरत वर्मा जी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें, पाकिस्तानी नौसेना ने उत्तर अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का परीक्षण किया है। पाकिस्तान के नौसेना के प्रवक्ता अरशीद जावेद ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। वहीं उन्होंने एक बयान में कहा है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल जनरल जफर महमूद अब्बासी मिसाइलों के परीक्षण के वक्त वहां मौजूद थे। जहाज को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को समुद्र तल पर युद्धपोतों और विमानों से दागा गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें, कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका असर श्रीलंका पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की सरकार हालात से निपटने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत अब विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर मुद्रा की अदला बदली करने का करार करने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए श्रीलंका के सूचना संचार मंत्री गुणावर्धन ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की ओर से रखे गए रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय सुविधा के करार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे देश को लघु अवधि की अंतर्राष्ट्रीय नकदी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। गुणावर्धन ने कहा है कि श्रीलंका रिजर्व बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उन्होंने कहा है कि इस कदम का मकसद देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना है। और वहीं कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को दोबारा कोरोना होने के खतरे पर WHO की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं उसमें दोबारा संक्रमण से बचने वाले एंटीबॉडीज होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। WHO ने यह भी बताया है कि कोविड-19 मरीजों में एंटीबॉडीज की मौजूदगी पर अध्ययन जारी है। ज्यादातर अध्ययनों में ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग
कोविड-19 से ठीक हुए हैं उनमें इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस एंटीबॉडी की मात्रा रक्त में बेहद कम पाई गई है। यही वजह है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनमें दोबारा संक्रमण से बचे रहने की उम्मीद नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने छोटे उद्योग धंधों की चिंताओं को दोहराया और निवारण के सुझाव भी दिए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी ने चिट्ठी शेयर की है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा है कि लॉकडाउन की एक दिन की कीमत छोटे उद्योग धंधे जो है उनके सेक्टर्स पर काफी ज्यादा पड़ रही है और इसकी कीमत तकरीबन 30,000 करोड़ है। ज्यादातर छोटे उद्योग धंधों को जो भी ऑर्डर मिले हैं अब वो खत्म हो चुके हैं। इसका पूरा असर उनके कामकाज पर देखने को मिलेगा। छोटे उद्योग धंधों से 11 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, लिहाजा आर्थिक संकट के इस दौर में इस सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि सरकार को छोटे उद्योग धंधों के सेक्टर्स के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करना चाहिए। और वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आज फिर से स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि किन दुकानों को बंद रखा जाएगा और किन दुकानों को खोला जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंड अलोन दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी। साथ ही मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगी। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे वहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। मैम, रेगुलेशन भी रहेंगे इन दुकानों को खोलने के लिए, किस तरह की चीज़ें इन दुकान वालों को, शॉपकीपर को ध्यान रखनी होगी? दुकानदारों को ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मेरा मानना है कि एमएचए की ओर से जो गाइडलाइन आई उसमें लोकल अथॉरिटीज को स्थिति को संज्ञान में लेते हुए और वहां की प्राथमिकताओं और चिंताओं के आधार पर खोलने की इजाजत दी गई है। ये ब्लैंकेट इजाजत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो कहीं भी राज्य या अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, शहरों में, जिलों में जो वहां का स्थानीय प्रशासन है वो निर्णय लेगा। लेकिन मुझे एक चिंता जरूर है कि एमएचए के एक सामूहिक रूप से पूरी टीम को सोचना चाहिए कि जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बेचैनी, चिंता, घर जाने की ललक और जो जस्टिफाइड है उसके लिए हमने अब तक कोई विकल्प नहीं तैयार किया। लॉकडाउन लगातार और बहुत स्ट्रिक्ट होने से भी थोड़ी दिक्कतें हुई थी। जो मैंने पहले कहा
कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको पता है कि हॉटस्पॉट्स क्या है, कंटेनमेंट जोन कौन सा है, कहाँ पे खोला जा सकता है, कहाँ फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मैं नहीं कहना चाहता, फिजिकल डिस्टेंस को इम्प्लीमेंट करके किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये प्रयोग, इसमें कुछ जिम्मेवारी हमारे लोगों की भी है, हम सब की है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें, लॉकडाउन के दूसरे चरण में हिमाचल की सरकार ने किसानों और बागवानी किसानों को अपनी खेती और बागवानी के लिए छूट दी है। इस आदेश का समस्त किसानों ने स्वागत किया है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम के फलों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए पेड़ों पर छिड़काव के लिए दवाइयों की कमी शुरू हो चुकी है। ये रहेगा कि जो स्प्रे करना है बगीचों में, उनके लिए भी हम छूट दे रहे हैं कि वो अपने बगीचे में जाएं और स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए हम पास जारी कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितनी भी हमारे ज़िला में वितरित होनी थी, हमने एक लॉट तो 15 के 15 ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, क्योंकि ये मैं अब इसके बाद 5 ब्लॉक रहते हैं, पंचरुखी, बैजनाथ, बोहारना, जयसिंहपुर और सुला, ये 5 ब्लॉक रहते हैं। इनको मैं आज ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और पीछे जो लॉट था वो हम दवाइयों को दे चुके हैं। सारा हमको लॉकडाउन के दौरान जो आम को स्प्रे करते हैं, जो स्प्रे वाली दवाई नहीं मिल रही है, बाकी हमने लोकल लेबर तो लगाई है, थोड़ी वो दवाई मिली थी वो की है, बाकी दुकानों पे दवाई नहीं है, तो उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। सरकार से ये हमारा अनुरोध है कि वो हमारे इधर दवाई उपलब्ध करवाए। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। लॉकडाउन की व्यवस्था की आज समीक्षा करते हुए यह पुनः बल दिया कि जो हॉटस्पॉट की पूरी योजना उत्तर प्रदेश की है वो महत्वपूर्ण है और वो काफी कारगर साबित हो रही है। और मुझे बताने में स्पष्ट करना है कि अब जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, 90-95% केसेस जो है हॉटस्पॉट के अंदर से ही आ रहे हैं या उन केसेस से आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं। आज आपने जो संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं, उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 30,163 FIR लॉकडाउन के संदर्भ में दर्ज की गई है और अब तक लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है और 31,000 वाहन सीज कर दिए गए। चेकिंग अभियान में लॉकडाउन में लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपया वसूल कर लिया गया है। हरियाणा राज्य से लगभग 82 बसों में आज प्रथम चरण में 2,224 लोग लाए जा रहे हैं और लगभग सभी बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं और प्रदेश के 16 जनपदों में ये बसें पहुंचकर पुनः इनको क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। इनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो। 2,224 आज आ चुके हैं और लगभग कल मिलाकर जो है 11,000 से अधिक लोग आएंगे। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें, दिल्ली वालों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, इन सवालों के जवाब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 92 कोरोना हॉटस्पॉट हैं, लेकिन पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। सरकार इस पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की
कि समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार ने कल रात को आदेश दिया है, अभी उसके बारे में पता करते हैं क्या है इसके। लेकिन खुद मुख्यमंत्री और आपने कहा था कि 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट ही हॉटस्पॉट के एरिया में आते हैं, 92 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ऐसे में क्या दिल्ली में कुछ राहत मिल सकती है या फिर स्थिति जो है आपको लगता है कि अभी छूट देने के लायक नहीं है? नहीं, दिल्ली में देखिएगा जो हॉटस्पॉट है वो 92 हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं, पूरा दिल्ली या पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वो हॉटस्पॉट तो उतना छोटा एरिया होता है जो होता है, उसमें पूरी दिल्ली या डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। तो क्या किस तरीके के विचार देखिएगा, अभी पता लगेगा दोपहर तक। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।